गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और इसमें आज हम कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम दो डिजीज़ को कवर करेंगे शॉर्ट में। तो फर्स्टली हम डील करते हैं चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स सभी को पता है क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, छोटी माता कहते हैं, जो नॉर्मली बचपन में सभी को हुआ होगा। तो चिकन पॉक्स क्या होता है, कम्युनिकेबल डिसीज़ होता है। तो फर्स्टली ये जान लीजिए कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होता है। कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, एयरबोर्न इन्फेक्शन, ठीक है, किसी के भी थ्रू क्या हो सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है, उसको हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। इसके अंडर बहुत सारी डिजीजेस आती हैं। तो हम फर्स्टली देखते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या है, जो चिकन पॉक्स है त्वचा पर दाने उत्पन्न करने वाला एक ज्वर प्रधान विषाणु संक्रमण से उत्पन्न संचारी रोग है। इसे वेरिसेला नाम से भी जाना जाता है। तो जो चिकन पॉक्स है इसमें क्या होता है, जब चिकन पॉक्स होता है तो क्या होता है, स्किन जो है हमारी स्किन में क्या होता है, कुछ रैसेस आने लगते हैं, जैसे दाने टाइप के उठने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे के जो स्किन है उसमें क्या होगा, दाने उठने लगेंगे, ठीक है, रैसेस आने लगेंगे। ये किस लिए, ये और साथ में क्या होगा, फीवर आएगा, ठीक है, इरप्टिव फीवर होगा, जिसमें क्या है, इसलिए इसको कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। अब जो ये डिसीज़ कॉज होती है इसका रीज़न क्या है, वेरिसेला वायरस। इसमें जो वायरस का जो कॉज होता है उसका नाम है वेरिसेला वायरस, ठीक है। तो चिकन पॉक्स जो है इसमें स्किन पर क्या होंगे, रैसेस होने लगेंगे। ये कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंडर आता है। इसमें फीवर के साथ रैसेस आएंगे स्किन पर, और ये इसको वेरिसेला नाम से जानते हैं क्योंकि ये वेरिसेला वायरस से कॉज होता है। इसके कॉज देखते हैं, एजेंट क्या है इसमें, जो है वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। अब होस्ट देखते हैं, होस्ट मतलब कि ये किसको अफेक्टेड कर रहा है, मतलब बच्चे की बात कर रहे हैं। तो 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे अधिक रोगग्रस्त होते हैं। एक बार अटैक होने के बाद दोबारा सेकेंड अटैक बहुत कम रेयर होता है। प्रथम आक्रमण में ही शरीर में लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा मिल जाती है। अब इसमें जो होस्ट है, मतलब जो बच्चे की बॉडी है, तो इसमें जो एज ग्रुप है ये कितनी होगी, जो 10 ईयर से जो कम एज के जो बच्चे हैं वो मेनली इससे अफेक्टेड होते हैं। इसमें क्या होता है, एक बार अगर इसका अटैक हुआ, मतलब एक बार अगर चिकन पॉक्स होता है बच्चे को, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि सेकेंड टाइम भी उसको चिकन पॉक्स हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक के ड्यूरेबल इम्यूनिटी हमें जो बच्चे को है मिल जाती है। तो इसलिए क्या होता है, ये एक बार कॉज हुआ बचपन में, जब बच्चा 10 साल से कम उम्र का है, तो उसके बाद ये बहुत ही रेयर कंडीशन में कॉज होता है, वरना ये लाइफ टाइम नहीं होता है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं इसके। साल के पहले 6 महीने यानी जाड़े ख़त्म होने वक्त और गर्मी ख़त्म होने के वक्त इसका संक्रमण होता है। देखिए अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में इन्वायरमेंट की बात करें तो जो क्लाइमेट है हमारा, जैसे कि विंटर का सीज़न जब एंड हो रहा है, जब जो हमारा जो साल का जो है ईयरली, जब अगर हम बात करें तो जो विंटर का सीज़न ख़त्म हो रहा है और जो हमारे समर का सीज़न ख़त्म हो रहा है, इस टाइम पे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज होता है, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब ये कैसे इन्फेक्ट होता है। तो ये कैसे ट्रांसमिशन होता है, इसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो यह रोग लोगों में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। मतलब किसी ने स्नीजिंग की तो क्या होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू वो दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन कॉज हो गया, तो क्या होगा, दूसरे पर्सन को भी क्या हो, चिकन पॉक्स हो जाएगा। इसीलिए जब किसी को चिकन पॉक्स होता है तो सभी उनसे क्या आइसोलेट कर देते हैं उनको, और उससे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, ताकि क्या हो, जो दूसरा हेल्दी पर्सन है, जो मतलब हेल्दी बच्चा है, वो भी इससे अफेक्टेड ना हो, क्योंकि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका,
मतलब ये कितने टाइम में अकरिंग होती है इसकी, तो 14 to 16 डेज या इसके 7 से 21 दिनों में होने की भी जानकारी है। मतलब या तो ये 14 to 16 डेज के अंदर क्या होगा, अकरिंग हो जाएगा, या तो फिर 7 to 21 डेज में इसका ये ड्यूरेशन दिया हुआ है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसमें, अगर चिकन पॉक्स होता है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे, ऑनसेट क्या दिखाई देंगे। सडनली जब इन्फेक्शन कॉज होता है तो जो सिम्टम्स होंगे ऑनसेट, तो इसकी शुरुआत मध्यम दर्जे की होती है, मतलब एक माइल्ड जो है इसके माइल्ड सिम्टम्स दिखाई देंगे, मतलब छोटे छोटे दाने दिखाई देंगे, छोटे रैसेस दिखाई देंगे, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है। फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी में क्या होंगे, रैसेस होने लगेंगे। साइट पायरेक्सिया से पहले बच्चों में रैसेस दिखाई देते हैं, मतलब बच्चे को इससे पहले कि बहुत फीवर आए, कुछ बच्चे को पायरेक्सिया हो, इससे पहले क्या है, पूरे बॉडी में रैसेस आने लगेंगे। रैसेस की विशेषता क्या है, अब रैसेस की विशेषता, त्वचा पर दाने पीठ पर सबसे पहले निकलते हैं, फिर ये दाने चेहरे पर, हाथ पैरों पर निकलते हैं। इसके बाद दाना प्रारंभ में रेड पैपुल के रूप में होता है, जो शीघ्र ही वेसिकल में बदल जाता है। इसके बाद यह पोस्ट्यूल में चेंज हो जाता है। पोस्ट्यूल कुछ दिनों में सूखने लगता है और स्कैब में बदलकर शरीर से अलग हो जाता है। देखिए अब स्टार्टिंग में क्या होगा, जब रैसेस आएंगे तो किस टाइप के रैसेस आते हैं। फर्स्टली जो बच्चे की जो बॉडी है उसमें जो बैक पोर्शन जो है बच्चे का, जो बैक एरिया है पीठ, वहाँ पर पहले रैसेस दिखाई देंगे। उसके बाद धीरे धीरे रैसेस कहाँ दिखाई देंगे, बच्चे के फेस पर। अब फेस पर दिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पैरों में दिखाई देंगे, हाथों में दिखाई देंगे। और स्टार्टिंग में ये जो रैसेस हैं ये कैसे होंगे, रेड पिपल टाइप के होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, धीरे से ये जो अल्सर है उसमें बदल जाएंगे, ठीक है, फफोले टाइप के हो जाएंगे। इसके बाद जो पोस्ट्यूल है उसमें चेंज हो जाएंगे, फिर पोस्ट्यूल क्या होंगे, कुछ दिनों में क्या होंगे, सूख जाएंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मल पिंपल होती है तो पिंपल पहले छोटी होती है, फिर थोड़ी रेड हो जाती है, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसकी जो आउटर जो लेयर होती है वो क्या होती है, निकल जाती है, उसके बाद वो सप्रेस हो जाती है। तो उसी टाइप से क्या होगा, यहाँ पर भी कुछ टाइम में वो ड्राई हो जाएंगे, सूखने लगेंगे, और फिर क्या होगा, स्कैब में चेंज होकर हमारे बॉडी से क्या होंगे, फॉल हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है, और बॉडी क्लीन हो जाएगी। चिकन पॉक्स के रैसेस अलग अलग समय पर क्रॉप्स के रूप में निकलते हैं। अब इसके जो रैसेस हैं ये क्रॉप्स के रूप में निकलेंगे, ये इसका जो टाइमिंग है वो अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग टाइमिंग पर ही निकलेंगे। इसलिए एक ही समय पर सभी प्रकार के दानों, जो रैसेस है, पैपुल है, वेसिकल्स है, पोस्टुल्स, स्कार्फ आदि को देखा जाता है, ठीक है। ये जो पैपुल्स, वेसिकल्स, जो स्कैब है, ये सारे स्किन डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे हम। तो इस टाइप के रैसेस जो है आपको दिखाई देंगे। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगे। यह रोग बहुत कम प्राणघातक होता है, मतलब ये बहुत ही रेयरली होता है, और क्या होता है, बहुत ही क्या प्राणघातक होता है। अगर बहुत ही कम होता है और अगर होता है तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अब इसमें सेकंड जो कॉम्प्लिकेशन है, निमोनिया, इंसेफेलाइटिस, हेमरेज, वेरिसेला, हेमरेजिया। अब क्या होगा, इसमें निमोनिया होने के चांसेस हैं, इंसेफेलाइटिस हो सकता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं हम, हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग, ठीक है। अगर गर्भावस्था में दिनों में माँ को चिकन पॉक्स हो जाए तो बच्चे को जन्मजात कुरचना हो सकती है। मतलब अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अगर मदर को चिकन पॉक्स हो जाता है तो क्या होता है, बच्चे पर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो क्या होगा, बच्चा कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का शिकार हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट चांसेस है कि अगर माँ में अगर चिकन पॉक्स होता है तो बच्चे में उसके सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे, कि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए क्यूटेनियस स्कार्स या हाइपोप्लाजिक ऑफ लिम्स, लो बर्थ वेट, और कभी कभी डेथ भी हो सकती है। जैसे अगर मदर को चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बच्चे में भी दिखाई देगा। तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, जैसे एग्जांपल दिया है कि क्यूटेनियस स्कार्स बन सकते हैं, बॉडी में स्किन में स्कार बन सकते हैं, हाइपोप्लेजिया ऑफ लिम्स हो सकता है,
ठीक है। और बच्चे का वेट भी कम हो सकता है और कभी कभी बच्चे की डेथ भी हो सकती है। अब इसमें प्रिवेंशन क्या करेंगे? रोग होने पर पेशी इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत रोगी को 72 घंटे के भीतर वैरिसेरा जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन देनी चाहिए। इससे बुखार आने पर, फीवर के आने पर की संभावना कम होती है या फिर रोग की भयानकता कम हो जाती है। इसमें हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं कि उसको पेशी इम्यूनाइजेशन देना है, मतलब हमें अब क्या करना है, उसको वैक्सीन लगवानी है। और ये इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 दिन के अंदर, मतलब 72 घंटे के अंदर वैरिसेरा जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन हमें बच्चे को देनी है। इससे क्या होगा? फीवर भी कम आएगा, बच्चे को फीवर आने की संभावना कम रहेगी और जो सीवियरिटी है इस डिसीज़ की कि जो रिस्क आ रहे हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, वो भी कम हो जाएंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट लक्षणों के अनुसार, अब इसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट होगा। जैसे कि रैसेस दिख रहे हैं तो उसके लिए मेडिसिन चलाएंगे, फीवर आ रहा है तो फीवर के लिए मेडिसिन चलाएंगे। तो इसके जो सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अब नर्सिंग केयर देख लेते हैं। नर्सिंग केयर में क्या है? फर्स्ट आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब अब क्या करना है? बच्चे को आइसोलेट कर देना है। ठीक है, जो भी क्राउडेड एरिया है वहाँ से बच्चे को आइसोलेट कर देना है ताकि ये जो डिसीज़ है वो दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो सके। इन्फेक्शियस डिसीज़ होने की वजह से वहाँ मरीज को अलग रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है। ठीक है, जो वायरस है इसमें वैरिसेला जोस्टर वायरस है। तो ये क्या होगा? इसमें अगर कोई पर्सन बच्चे के कांटेक्ट में आता है तो ये उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। इसलिए क्या करेंगे? बच्चे को आइसोलेट कर देंगे। इसके रोगियों की अस्पताल में चिकित्सा बिल्कुल अलग स्थान पर करनी चाहिए। मरीज को छूने वाले सभी रोगों को इस रोग के नस्तर लगाने चाहिए। रोगी को भी सभी त्वचा विपक्षियों से खुरंड झड़कर गिर जाने और निशान को पूरी तरह ठीक हो जाने तक स्वस्थ लोगों से अलग रखना चाहिए। देखिए अब क्या है कि इसको अगर हम जैसे बच्चे को घर पर है तो ठीक है, हम आइसोलेट कर देंगे एक अलग से रूम में। बट अगर बच्चा अगर हॉस्पिटल में है तो उसके लिए भी एक सेपरेट रूम होते हैं, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में एक सेपरेट रूम में बच्चे को रखा जाता है ताकि बच्चे को ज़्यादा कोई टच ना करे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं कि बच्चे को ज़्यादा कोई टच नहीं करेगा। कब तक? जब तक क्या है, सब जब तक उसके जो स्किन्स है वो क्लियर ना हो जाए, जब तक जो रैसेस हैं वो क्लियर ना हो जाए। ठीक है, जो निशान बन रहे हैं वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, तब तक क्या करना है? जो हेल्दी जो पर्सन है उनको उस बच्चे से दूर रखना है। मरीज के पास जाने वाले कर्मचारियों को गाउन, ग्लव्स, मास्क आदि पहनकर ही जाना चाहिए। अब जो भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या जो भी स्टाफ जो मेंबर्स हैं, जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको क्या करना है? बच्चे के पास जब वो जा रहे हैं तो उन्हें गाउन वेयर करना है, ग्लव्स पहनना है और साथ में मास्क पहनना है ताकि वो अपने आप को इस इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें। अब नेक्स्ट क्या है? जनरल नर्सिंग केयर। अब जनरल नर्सिंग केयर में क्या करेंगे? इसमें इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। बीमारी की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग और बुखार वाले मरीज को दी जाने वाली संपूर्ण नर्सिंग केयर इस मरीज को देनी चाहिए। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसका क्या है? इसकी सीवियरिटी को देखते हुए कि सीवियरिटी कितनी है इस डिसीज़ की, तो इसको देखते हुए इसका क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। और जैसे फीवर आ रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको फीवर की मेडिकेशन देंगे। ठीक है, रैसेस है तो रैसेस की मेडिकेशन देंगे। ठीक, इस हिसाब से क्या करेंगे? हम उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट रेस्ट आई केयर करेंगे, माउथ केयर करेंगे, प्रेशर सोर्स से बचाव के लिए रबर मैट्रेस का प्रयोग करेंगे। अब हम हॉस्पिटल में क्या कर सकते हैं? बच्चे को रेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी आई की केयर कर सकते हैं, माउथ की केयर कर सकते हैं। अब बच्चे को प्रेशर सोर से बचा सकते हैं। क्या होता है प्रेशर सोर? जैसे कि बच्चा बेड रिडन है बहुत लॉन्ग टाइम से, तो क्या करेंगे? हम
उसको पोजीशन को चेंज करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो बच्चा एक ही पोजीशन में अगर रहेगा बेड पर तो क्या होगा, उसे बेड सोर होने के चांसेस रहेंगे। मतलब क्या होगा, जो उनका जो बैक पोर्शन है वहाँ पे अल्सर्स आ जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में तो क्या हो रहा है, चिकन पॉक्स की कंडीशन में तो ऑलरेडी पिंपल्स होते हैं सारे बॉडी पर, जो रैसेस पाए जाते हैं, तो क्या होंगे, वो बहुत पेनफुल होते हैं। तो क्या करना है, बच्चे को धीरे धीरे बच्चे की पोजीशन चेंज करते रहना है। उसके लिए क्या करना है, हमें रबर मैट्रेस का यूज़ करना है। डाइट एंड ड्रग्स। अब क्या डाइट देंगे, क्या ड्रग्स देंगे बच्चे को सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए? कोई भी एंटीबायोटिक जैसे कि टेट्रासाइक्लिन या पेनिसिलिन, अन्यथा जो एंटीबायोटिक या औषधि परिस्थिति के अकॉर्डिंग विशिष्ट हो। मतलब हमें क्या करना है, अब सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या करना है, एंटीबायोटिक्स देना है। ठीक है, बार बार इन्फेक्शन नहीं हो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन चलाएंगे या पेनिसिलिन चला सकते हैं। ये जो भी एंटीबायोटिक है उसकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। ओके, तो हमने अभी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ पढ़ी चिकन पॉक्स। अब सेकंड हम जो डिसीज़ पढ़ रहे हैं रुबेला। ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है। देखिए, जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस से रिलेटेड जो इसमें जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जिसमें वायरस बैक्टीरिया है वो सारी कम्युनिकेबल डिसीजेस के अंदर आएगी, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। अब देखते हैं हम रुबेला, जर्मन मीजल्स जिसे कहते हैं। तो इसका कॉज क्या है, हम जैसे खसरा कहते हैं, अब जर्मनी खसरा RN धारक विषाणुओं के टोगा वायरस संक्रमण से होता है। अब ये जो खसरा होता है ये RN धारक जो भी वायरस होते हैं उनमें टोगा वायरस से जो टोगा वायरस प्रेजेंट होता है उसके कॉज होने से होते हैं। तो ये भी एक इन्फेक्शियस डिसीज़ हुई। यह एक संक्रामक रोग है, एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। इसका विषाणु ऊष्मा एवं रासायनिक कारकों से मर जाता है। अब ये क्या है, एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि टोगा वायरस से कॉज हो रहा है। और इसका जो वायरस है वो हीट या फिर कोई केमिकल एजेंट के कांटेक्ट में जब आता है तो वो किल हो जाता है। ठीक, अब स्प्रेड देखेंगे। यह रोग प्रत्यक्ष संपर्क व डायरेक्ट कांटेक्ट और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा फैलता है। अब डायरेक्ट जो जलांश रोगी के खांसने और छींकने पर हवा में आ जाते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति में श्वास के साथ प्रवेश कर जाते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो कैसे स्प्रेड हो रहा है, जो पर्सन है उसमें कैसे स्प्रेड होगा, ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। मतलब अगर फेस टू फेस अगर आमने सामने अगर दो पर्सन खड़े हैं, जैसे बच्चे की बात कर रहे हैं, हम बच्चे में पढ़ रहे हैं, तो अगर दो बच्चे अगर आमने सामने खड़े हुए हैं तो क्या होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू क्या होगा, या तो स्नीजिंग कर दिया बच्चे ने, या तो फिर बच्चे ने अगर बात भी कर रहा है तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू क्या होगा, दूसरे बच्चे में ट्रांसमिट हो जाएगा। कौन सा वायरस, टोगा वायरस, जिससे कि ये डिसीज़ कॉज हो रही है। तो इसलिए इन्फेक्शियस डिसीज़ इसलिए कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये ट्रांसमिट हो रहा है। अब या तो कफिंग कर दी, स्नीजिंग कर दी, तो क्या होगा, जो एयर के साथ वो जो वायरस है वो इंक्लूड होके क्या होगा, दूसरे जो एक हेल्दी जो बच्चा है उसमें एंटर कर जाएगा और वो भी रुबेला से सफ़र करेगा। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, इसका जो ड्यूरेशन है वो है 14 to 19 डेज़। अब ये 14 से 19 दिन में क्या होगा, इसका इंक्यूबेशन होने लगेगा। अब इसका होस्ट देखते हैं। अब ये जो वायरस है ये किसको अपना घर बनाता है, मतलब ये किस को अपना किस पे अफेक्ट करता है। तो ये बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, जिसमें हम बच्चे की बात कर रहे थे। यहाँ पे जो होस्ट होगा वो कौन होगा, बच्चा। यह रोग वयस्कों और बच्चों दोनों में पाया जाता है। गर्मी शुरू होने से पहले इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। मतलब अब ये क्या है कि ये जो है डिसीज़ है रुबेला हम जो पढ़ रहे हैं, ये एडल्ट में भी दिखाई देगा और चिल्ड्रंस में भी होता है, दोनों में होता है। बट इसका मेनली जो इफ़ेक्ट है हमें कब दिखाई देता है, विंटर के सीज़न में। ठीक है, विंटर के सीज़न में हम इसमें ज़्यादा देख सकते हैं, या फिर ओवर क्राउडेड एरिया है इसके कारण भी हम ज़्यादा देख सकते हैं। और क्योंकि ये गर्मियों में कम क्यों होता है, क्योंकि ये जब हीट के कांटेक्ट में आएगा तो गर्मियों में क्या होगा, समर के सीज़न में क्या होगा, ज़्यादा
ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो ज़्यादा हीट के कारण ये उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है और किल हो जाता है। तो इसीलिए इसका जो सीज़न है ये विंटर सीज़न है। विंटर सीज़न में ये ग्रो करता है और क्या करता है, अफेक्टेड होता है, ये वायरस फैलता है। तो इसलिए विंटर सीजन में जो रूबेला है वो ज़्यादा कॉज होगा। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। तो इसके क्या सिम्टम्स होंगे, ऑनसेट क्या सिम्टम्स है। इस रोग की शुरुआत लेस एक्यूट होती है, बहुत धीरे होती है। इस रोग की शुरुआत ही धीरे धीरे बढ़ता है। इस रोग का मरीज ज़्यादा बीमार नहीं दिखाई देता। संक्रमण माइल्ड इन्फेक्शन का होने पर सिर में दर्द होता है, थकावट होती है और हल्का सा ज्वर होता है। अब पहले तो इसके सिम्टम्स बहुत ही कम दिखाई देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में सिम्टम्स कम दिखाई दिए, फिर क्या होगा, इसका जो पेशेंट है, जो बच्चा है, वो ज़्यादा बीमार नहीं दिखाई देगा। मतलब कोई भी ये नहीं कह सकता कि पर्सन को, जो बच्चा है उसको कोई इन्फेक्शन कॉज हुआ है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे माइल्ड स्टेज क्या होगी इसकी आएगी, एक माइल्ड इन्फेक्शन होगा, धीरे धीरे हेडेक होने लगेगा और बहुत बच्चा जो है बहुत थका हुआ खुद को महसूस करेगा और नेजल डिस्चार्ज होगा और उसे हल्का सा फीवर आएगा। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स है रूबेला के। फिर क्या होगा, पहले ही दिन से त्वचा पर दाने दिखाई देने लगेंगे। दाने पहले फेस पर, फिर ट्रंक पर और बाद में लिम्स पर निकलते हैं। त्वचा के दाने गुलाबी, पिटकी, उद्भेद होते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, अब इसमें भी रैशेस आएंगे, ठीक है। पहले सिम्टम्स इसके प्रॉपर विजिबल नहीं हुए और उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा, माइल्ड इन्फेक्शन होने लगा। उसके बाद बच्चे को फीवर आएगा, ठीक है। थोड़ा फीवर आने के बाद क्या होगा, रैसेस आने लगेंगे, जो स्किन है उस पर रैसेस आने लगेंगे। रैसेस दिखने के बाद ये रैसेस फेस पर भी आने लगेंगे, फिर ट्रंक पर आने लगेंगे और जो एक्सट्रीमिटीज़ है हमारे, जो हैंड है, फिट है, लेग्स है, वहाँ पर सारे लिम्स में ये फैलने लगेंगे। और इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, पिंक पैपुलर रैसेस होंगे, मतलब पिंक टाइप का कलर जो होगा, रेड पिंक, इस टाइप के हमें रैसेस दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट है सिम्टम्स, कॉप्लिक्स स्पॉट नहीं बनेंगे, ठीक है। इसमें जो स्पॉट्स बनते हैं, जो हमारे जो बक्कल म्यूकस है वहाँ पर जो स्पॉट्स फॉर्म होते हैं वो नहीं बन पाएंगे इसमें, ठीक है। गर्दन की लसिका ग्रंथियाँ जो है बड़ी हो जाती हैं। अब और क्या सिम्टम्स होंगे, जो सर्वाइकल लिम्फ ग्लैंड्स है वो हमारी इनलार्ज हो जाएगी, उनका साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स थे। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे इसमें, अर्थलेजिया। अब इसमें क्या होगा, अर्थलेजिया में क्या होगा, जो संधिशूल होने पर शरीर के जोड़ों जॉइंट्स में शारीरिक दर्द होता है। मतलब अब यहाँ पे बोन्स की बात चल रही है, यहाँ पे नर्व्स की बात चल रही है। तो क्या होगा, अर्थलेजिया मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो जॉइंट्स है वहाँ पर पेन प्रेजेंट होगा, न्यूरोलॉजिकल पेन होगा और थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा होगा, जो ब्लड है, रक्त में प्लेटलेट्स की कमी होगी, ठीक है। ब्लड में हमारे जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें डेफिशिएंसी होने लगेगी। और क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, एंसेफेलाइटिस होगा, मतलब इस रोग की दुर्लभ रेयर जटिलता है। मतलब इंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होने लगेगा। अब अन्य जटिलताएं बहुत कम होती है, लेकिन गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में स्त्री को रूबेला का संक्रमण हो जाए तो गर्भस्थ शिशु में पैदा होने वाले उनमें कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होने का खतरा रहता है। इसमें कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होना स्वाभाविक है। वैसे तो जो इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है बहुत रेयर कंडीशन में होते हैं, बट अगर मदर को ये प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अगर रूबेला कॉज हो जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो शुरुआती जो 3 महीने होते हैं उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, तो उसमें अगर ये इन्फेक्शन कॉज हो जाता है तो बच्चे में बहुत सारे कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ हो सकती है बच्चे को, ठीक है। अब प्रिवेंशन क्या है, इसमें प्रिवेंशन क्या करेंगे, 11 से 14 वर्ष की आयु के मध्य केवल लड़कियों को इसके वैक्सीन की एक खुराक डोज देनी चाहिए, इससे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो 11 to 14 ईयर्स की जो गर्ल्स होती हैं उनमें क्या करना है, वैक्सीन्स के डोज देने हैं इसमें, ताकि जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पावर जो है, इम्यूनिटी इन्फेक्शन जो रेसिस्टेंस पावर है वो डेवलप हो जाए। अब ट्रीटमेंट क्या करनी है, रोगी को 7 दिनों तक अलग रखना है, ठीक है। इसको क्या करना है, पेशेंट को
आइसोलेट करके रख देना है। अब हल्का बुखार होने पर रोगी की देखभाल करना है। अब इसका जो सिम्टम्स था वो क्या था, फीवर भी था। तो अब अगर फीवर हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, कोल्ड स्पंजिंग करेंगे, है ना। अगर ज़रूरत हुई ज़्यादा तो हम क्या करेंगे, मेडिकेशन भी देंगे। तो हमने 2 कम्युनिकेबल डिसीजेस पढ़ी। अब नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिसीजेस हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू क्लास।